इस वीडियो में मैं जय शेट्टी द्वारा लिखी गई बुक थिंक लाइक अ मंक में से कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। इस बुक में ऑथर ने समझाया है कि हमें मंक की तरह क्यों सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और ऐसा करने के फायदे क्या है। जय शेट्टी कहते हैं कि अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट को डोमिनेट करना चाहते हो तो आपको माइकल जॉर्डन से सीखना चाहिए। आप कुछ नया इनोवेट करना चाहते हो तो आपको एलन मस्क को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और आपको स्टेज पे परफॉर्म कैसे करते हैं ये सीखना है तो आपको बियोंसे से सीखना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आप अपने माइंड को पीस, काम और पर्पस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको मंक की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि मंक इसमें एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी। हमारी पहचान उसी में लिपटी हुई है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। न केवल हमारी सेल्फ इमेज उसमें बंधी हुई है कि हम सोचते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, लेकिन हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ज्यादातर प्रयास उस काल्पनिक आदर्श से मिलने के लिए होते हैं। अगर हमें लगता है कि जिसको हम एडमायर करते हैं वो पैसे को सक्सेस मानते हैं तो हम उस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए पैसे का पीछा करने लगते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई हमारे लुक से हमें जज कर रहा है तो हम अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन हम इस तरह के अलग अलग रोल प्ले करते करते हमारी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं। जब हम किसी और के विकृत सपनों के रिफ्लेक्शन का पीछा कर रहे होते हैं तब हम कभी नहीं जान पाते हैं कि हम कौन है और हमको किस चीज से खुशी मिलती है। अगर आप एक ऐसे मिरर के सामने खड़े हो जिसके ऊपर धूल की लेयर चढ़ी हुई है तो क्या आप उसमें अपने रिफ्लेक्शन को ठीक से देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह ये मिरर आपकी आइडेंटिटी है जिसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रूपी धूल लगी हुई है, इसलिए आप अपनी रियल आइडेंटिटी ठीक से नहीं देख सकते। वेयर वैल्यूज कम फ्रॉम। हमें लाइफ में जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उससे हमारी वैल्यूज डिसाइड होती है। हम जो फिल्में देखते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, ये सब हमारे माइंड को फीड करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम जिसके साथ घूमते फिरते हैं, समाज, मीडिया, ये सब हमारे माइंड को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। जय शेट्टी इन सब चीजों को एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं। इस एक्सटर्नल नॉइज को क्लियर करके ही हमारी रियल वैल्यूज बाहर आ सकती है। वैल्यूज 2 टाइप की होती है, हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, पीस और मीनिंगफुल लाइफ देती है और लोअर वैल्यूज हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती है। आपकी वैल्यू इस पर भी डिपेंड है कि आप अपना फ्री टाइम कैसे खर्च करते हैं, मीडिया से क्या सीखते हो और अपना मनी कहाँ पर खर्च करते हो। इसलिए आपको अपनी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए खुद की ऑडिट करनी पड़ेगी। टाइम। हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके वैल्यू की लिस्ट में सबसे ऊपर हो, लेकिन आप अपना फ्री टाइम किसी दूसरी चीज में खर्च कर देते हो तो आपकी वैल्यू और एक्शन एक दूसरे से अलाइन नहीं करते। मीडिया। रिसर्च से पता चला है कि हर व्यक्ति लगभग अपनी लाइफ के 11 साल टीवी और सोशल मीडिया देखने में बिताता है। हो सकता है कि आपको यह नॉर्मल लगता हो, लेकिन टाइम वैल्यूज का रिफ्लेक्शन दिखा देता है। मनी। समय की तरह आप ये भी देख सकते हो कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हो। आपकी जीवन आवश्यक चीजों के अलावा आप किन अनावश्यक चीजों में खर्च करते हो। अपने सबसे बड़े गोल पर नजर डालकर देखें कि क्या उन्हें आपने खुद तय किया है या वे किसी दूसरे लोगों, परंपरा या मीडिया के दिए गए आदर्श जीवन के विचारों पर आधारित है। एक बार जब आप दूसरों के ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस के नॉइज को बाहर रखना सीख लेते हो तो आप संसार को अलग आंखों से देखेंगे। आप खुद को ऐसे लोगों से घेर ले जिनके वैल्यूज आपकी वैल्यूज से अलाइन करते हो। ऐसा करने से आप उन लोगों में उस रिफ्लेक्शन को देख सकेंगे जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो जाए या बिजनेस ओनर्स के ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ जाए जो सफलता की उस दिशा में जा रहे हो जिधर आप जाना चाहते हो। नंबर 2, नेगेटिविटी। आजकल नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ फैली हुई है। जहाँ पर भी 2-4 लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पर मोस्टली दूसरों लोगों की कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिटिसाइज की बातें ही चलती रहती है। हमारे भीतर की ये नेगेटिव भावनाएं कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म और अन्य नेगेटिव एक्शंस के रूप में बाहर निकलती है। एक स्टडी से पता चला है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो कि कंप्लेन करने से उत्पन्न होता है वो आपके हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है। ये हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन का वो रीजन है जो आपकी रीजनिंग और मेमोरी पावर को प्रभावित करता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है और दूसरे ढेर सारे हानिकारक प्रभाव भी डालता है। हमारे आसपास कई प्रकार के नेगेटिव लोग रहते हैं, जैसे कि कंप्लेन करने वाले, जो लोग सॉल्यूशन की तलाश किए बिना लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। नकारने वाले, ये लोग हर कॉम्प्लीमेंट को घुमा देते हैं। अगर कोई उनसे कहे कि आप आज अच्छे दिख रहे हो तो वे घुमाकर ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं कल बुरा दिख रहा था। पीड़ित लोग, ये लोगों को लगता है कि सारा संसार उनके खिलाफ है और वे अपनी प्रॉब्लम्स का दूसरों पर ब्लेम करते हैं। आलोचक, जो ओपिनियन न रखने या खुद से अलग ओपिनियन रखने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं। मांग करने वाले, जो खुद तो बिजी रहते हैं लेकिन दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। कॉम्पिटिटर्स, जो खुद की और दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। और कंट्रोलर्स, जो
निगरानी करते हैं और निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि उनके फ्रेंड या पार्टनर किनके साथ बैठे उठे और कौन से ऑप्शन चूज करें। दोस्तों, आप इनमें से किसी न किसी टाइप के नेगेटिव पर्सन को जानते ही होंगे। ये लोग फ्रेंड्स, कलीग्स या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, इसलिए हम खुद को उनसे दूर तो नहीं कर सकते। इसलिए जय शेट्टी ने कुछ मेथड्स बताई है। नंबर 1, 25-75 प्रिंसिपल। आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे कम से कम 3 गुना पॉजिटिव लोगों को रखें और आप कम से कम आपका 75% टाइम ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ बिताए जो आपको नीचे गिराने की बजाय आपको इंस्पायर करे, और सिर्फ 25% या इससे कम टाइम नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड करें। एलोकेट टाइम। लोगों को बर्दाश्त करने की हर एक की लिमिट होती है। कुछ लोगों को आप 1 घंटा, किसी को 1 दिन, किसी को 1 वीक या किसी को 1 महीना बर्दाश्त कर सकते हो और किसी को तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ऐसे में आप खुद सोचे और डिसाइड करें कि किस पर्सन के साथ कितना टाइम बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक टाइम लिमिट डिसाइड करें और उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें। डोंट बी सेवियर। किसी दूसरे के प्रॉब्लम को सुलझाने की तब तक कोशिश ना करें जब तक कि आप में उसके लिए जरूरी स्किल ना हो। जैसे कि अगर कोई पानी में डूब रहा हो और आप एक वेल ट्रेन्ड स्विमर हो तो उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे स्विमर नहीं हो तो आपको कोशिश करने के बजाय किसी लाइफ गार्ड को बुलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे स्विमर ना होने के कारण डूबता हुआ इंसान आपको भी ले डूबे। इन आउटर नेगेटिविटी के अलावा एनवी, जेलस, ग्रीड, लस्ट, एंगर, प्राइड और इल्यूजन जैसी इनर नेगेटिविटी भी होती है और इससे हम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इनर नेगेटिविटी से निपटने के लिए जय शेट्टी ने स्पॉट, स्टॉप और स्वैप का फॉर्मूला दिया है। स्पॉट। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट या फीलिंग आए तो सबसे पहले आपको उसके बारे में अवेयर बनना है और उसको पहचानना है। स्टॉप। एक बार जब आप नेगेटिव थॉट या फीलिंग को पहचान ले तो थोड़ा रुके और उसे एड्रेस करे कि ये फीलिंग आखिर कहाँ से आई, किस रीजन की वजह से आपको ये थॉट या फीलिंग आई, उसकी जड़ तक जाए, सोचे कि उसका रीजन क्या है। स्वैप। जब आपको नेगेटिविटी की जड़ समझ में आ जाए उसके बाद अपने बिहेवियर और प्रतिक्रिया को चेंज करके उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करे। नंबर 3, फियर। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हो सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास टैलेंट भी होता है, लेकिन डर और चिंता की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं। वास्तव में डर एक वार्निंग साइन है जो हमें फ्यूचर में आने वाले संभावित प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करता है ताकि हम उससे निपटने का प्लान बना सके। अगर हम ये पहचानना सीख ले कि डर हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज सिखा सकता है तो हम उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में ज्यादा मीनिंगफुल एम और सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। हम डर को यूज करके अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। हम अपने खुद के बनाए हुए कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश में बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम परिवर्तन के प्रेशर और चैलेंज से डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो वो हमें स्ट्रांग बनाती है। एक बार जब हम डर और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंफर्ट जोन एक्सपांड होता है और कंफर्ट जोन जितना ही ज्यादा एक्सपांड होता है हम उतने ही ज्यादा स्ट्रांग और प्रोडक्टिव बनते हैं। जब हम अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो हम खुद को इमोशंस के साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं नाराज हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन जब हम अपने डर से फेस टू फेस बात करते हैं तो हम उसके अस्तित्व को खुद से डिटैच कर लेते हैं। इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हम डर नहीं है, हम तो बस उसको फील कर रहे हैं और ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती है। इसलिए ये बेटर होगा कि हम मैं नाराज हूँ जैसे सेंटेंस बोलना बंद कर दे और इसको बदल कर ये कहे कि मैं नाराज महसूस कर रहा हूँ, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं डर महसूस कर रहा हूँ। ये चेंजेस बहुत छोटे लगते हैं लेकिन ज्यादा गहरे हैं क्योंकि वो हमारे इमोशंस को उसकी सही जगह पर रख देता है। नंबर 4, इंटेंशन। हम चाहे कितने ही डिसऑर्गेनाइज क्यों न हो, हम सभी के पास फ्यूचर को लेकर प्लान्स होते हैं, जैसे कि हम अगले दिन क्या करेंगे, हम क्या अचीव करेंगे, हाउस रेंट चुकाने से लेकर वर्ल्ड टूर करने की इच्छा। हमारी हर इच्छा के पीछे 4 टाइप के मोटिवेशंस होते हैं: फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। फियर ये बीमारी, गरीबी और मौत के डर से संचालित होता है। जब डर आपको मोटिवेट करता है तो आप प्रमोशन, रिलेशनशिप, घर खरीदना एक्सेट्रा जैसी मनचाही चीजें चुनते हैं क्योंकि आपको विश्वास होता है कि ये चीजें आपको सिक्योर कर देगी। जॉब से निकाले जाने का डर आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन डर सस्टेनेबल नहीं है। जब हम लंबे समय तक डर में रहकर काम करते हैं तो हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते क्योंकि हम गलत रिजल्ट पाने से और फेल्यूर से डरते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेते। डिजायर। जब हम व्यक्तिगत संतुष्टि के पीछे भागते हैं तो एडवेंचर, प्लेजर और कंफर्ट का हमारा मार्ग अक्सर मटेरियलिस्टिक गोल का रूप ले लेता है, जैसे कि मैं बड़ा मकान, अच्छी कार या नया सेलफोन खरीदना चाहता हूँ। हमें लगता है कि सक्सेस का मतलब खुशी है, लेकिन ये विचार सिर्फ एक भ्रम यानी कि माया है, जिसका मतलब है कि हम ऐसी चीज में विश्वास करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई नया सेलफोन खरीदते हैं तो हमें थोड़े दिन तो अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम सेलफोन से बोर होने
लगते हैं और उससे अपग्रेड मॉडल खरीदने का सोचने लगते हैं। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट वस्तुओं या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बनने में और साउल से कनेक्ट होने से मिलती है। हैप्पीनेस का मतलब है खुद के बारे में अच्छा फील करना, क्लोज रिलेशन होना और संसार को अच्छी जगह बनाना। ड्यूटी एंड लव। हम सभी के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फाइनली हम सब एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो फुल ऑफ जॉय और मीनिंग से भरा हुआ हो। लेकिन मंक होते हैं वो लोग जॉय पर नहीं बल्कि सेटिस्फेक्शन पर कंसंट्रेट करते हैं, जो मीनिंगफुल लाइफ जीने से मिलता है। जॉय के लेवल को सस्टेन करना मुश्किल होता है, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि हमारी एक्शंस का एक इंटेंशन है जो सार्थक परिणाम की ओर ले जाते हैं। ट्रू सेटिस्फेक्शन सक्सेस से नहीं बल्कि पर्पस और मीनिंग से मिलता है। हम अपनी सेल्फिश नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश जितनी कम करेंगे और सेवा और प्रेम के इंटेंशन से जितनी ज्यादा चीजें करेंगे, हम उतना ही ज्यादा अचीव कर सकेंगे। इंटेंशन के साथ जीने का मतलब है कि एक्सटर्नल गोल से पीछा छुड़ाना, सक्सेस की बाहरी परिभाषाओं को छोड़ना और अपने भीतर देखना। नंबर 5, पर्पस। जय शेट्टी कहते हैं कि हमको कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए बल्कि हर काम को बॉडी के हर ऑर्गन की तरह देखना चाहिए। जैसे बॉडी का हर ऑर्गन मिलकर काम करता है और बॉडी को उन सभी की जरूरत होती है। एक डॉक्टर की जितनी जरूरत समाज को है उतनी ही जरूरत एक फायर फाइटर की भी होती है। कोई भी काम से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सफाई करने वाला झाड़ू फ्लेक्सिबल होने के कारण हर कोने में जाके सफाई कर सकता है। ठीक इसी तरह हमको भी कुछ नया सीखने और प्रोग्रेस करने के लिए फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। हर इंसान का साइकोलॉजिकल नेचर होता है जो डिसाइड करता है कि ये कहाँ फूलेंगे, फलेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। जिस चीज में आपकी एक्सपर्टाइज है और वो करने का आप में जोश है और उससे लोगों की हेल्प होती है, तो वो काम आपका धर्म यानी आपकी लाइफ का गोल बन जाता है। आपका धर्म पहले से ही आपके अस्तित्व में बुना हुआ होता है। आप अपने दिमाग को ओपन और क्यूरियस रखते हो तो आपका धर्म खुद को अनाउंस कर देता है। हमारा समाज हमारी शक्तियों का लाभ लेने के बजाय हमारी कमजोरियों को मजबूत बनाने में ज्यादा कंसंट्रेट करता है। स्कूल में अगर किसी को 3 सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलता है और 1 सब्जेक्ट में डी ग्रेड मिलता है तो आसपास के सभी लोग उस डी ग्रेड पर कंसंट्रेट करते हैं। हमारी कमजोरियों को असफलता मानने के बजाय किसी दूसरे का धर्म या पैशन मान लेना चाहिए। हमें हमारी कमजोरियों पर कंसंट्रेट करने के बजाय हमारी शक्तियों पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज नहीं करनी है। हम जो चीज नहीं कर सकते वो किसी दूसरे का टैलेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी कमजोरियां किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और अकाउंटिंग जैसी अलग अलग स्किल की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है लेकिन आपको अकाउंट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको अकाउंट के पीछे अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए बल्कि आपको अकाउंटेंट को हायर कर लेना चाहिए और अपना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग स्किल्स को और मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। अपने धर्म से पर्दा हटाने के लिए अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना होता है। वो एक्टिविटी जो करना हमें अच्छा लगता है और उन्हें करने में हम में स्वाभाविक रुझान भी होता है। इसे एक क्वाड्रेंट से समझते हैं। क्वाड्रेंट 1 स्किल बट नॉट पैशन, क्वाड्रेंट 2 स्किल एंड पैशन, क्वाड्रेंट 3 नो स्किल एंड नो पैशन, क्वाड्रेंट 4 नो स्किल बट पैशन, क्वाड्रेंट 1 इसमें स्किल है लेकिन प्रेम नहीं करते। मान ले कि आप अपनी जॉब से प्यार नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोग अपनी मनचाही जॉब में इजीली मूव नहीं कर सकते जो चमत्कारिक रूप से मोटी सैलरी दे सके। लेकिन आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें रहते हुए क्वाड्रेंट 2 तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। अपने करियर में बड़ा चेंजेस करने के बजाय आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे करने की अपॉर्चुनिटी आप अपने प्रेजेंट वर्क प्लेस पर ढूंढ सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम में घर से भी वो काम कर सकते हैं। जैसे कि लियोनार्डो डी कैप्रियो ने एक्टर या प्रोड्यूसर का काम नहीं छोड़ा, लेकिन वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सपोर्ट में सिग्निफिकेंट एनर्जी लगा देते हैं क्योंकि ये उनके धर्म का हिस्सा है। क्वाड्रेंट 4 स्किल नहीं है लेकिन प्रेम करते हैं। हम जिस एक्टिविटी से प्रेम करते हैं लेकिन उसे अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते या इतना ज्यादा बार नहीं कर सकते कि हम उसको एंजॉय कर सके। टाइम हमेशा स्किल को डेवलप करने का अचूक मार्ग है। आप इसको सीखने के लिए कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है तो आप टीवी देखने के टाइम पे या जॉब जाते वक्त ट्रैवल के टाइम पे 10 मिनट निकाल कर पॉडकास्ट सुन सकते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख सकते हैं। 10 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 3 ना स्किल है ना ही प्रेम करते हैं। इस आत्मा चूसने वाले क्वाड्रेंट से बाहर आने के लिए सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। आपके पास हमेशा अप्रिय काम तो रहेंगे लेकिन उन्हें आप अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा ना बनने दें। आप ऐसे कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं या आपके किसी सहकर्मी के साथ काम की अदला बदली कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये काम पसंद नहीं है तो किसी और को पसंद हो सकता है। धर्म के समीकरण को याद रखें। धर्म सिर्फ पैशन और स्किल्स नहीं है, ये तो दूसरों की सेवा का पैशन है। आपका पर्पस दूसरों के लिए है। आपका पैशन एक पर्पस तब बनता है जब आप इसका यूज दूसरों की सेवा में करते हैं। नंबर 6 रूटीन।
अर्ली टू राइज। सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन यूजफुल और प्रोडक्टिव बनता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक 3:45 पर, रिचर्ड ब्रांसन 5:45 पर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रभावशाली लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन वो नींद पूरे करने का भी समर्थन करते हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हर रात 8 घंटे सोते हैं और कहते हैं कि कम नींद से आपको काम करने के लिए ज्यादा टाइम तो मिल जाता है, लेकिन इससे काम की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। जय शेट्टी कहते हैं कि मैं आपको 4 बजे उठने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप पहले वीक में सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठ जाए। जागने पर हल्की सी लाइट का यूज करें और स्लो म्यूजिक बजाए। इस 15 मिनट में आप अपना फोन ना उठाए। इस दौरान आप अपने दिमाग को उस मेंटल कंडीशन में ले जाए जो आप दिन भर कायम रखना चाहते हो। इसके बाद आप अपने उठने के टाइम को और 15-15 मिनट पीछे खिसकाते रहे। द इवनिंग रूटीन। हमारी सुबह पिछली शाम से डिसाइड होती है। अगर आप सुबह इरादे के साथ जागना चाहते हो तो आपको शाम की हेल्दी और कंफर्टेबल रूटीन बनाकर ये काम करना होगा। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में 75% HGH प्रवाहित होता है, जो कि सेल रिपेयर, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में की रोल प्ले करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि हाई HGH हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फ्लो रात को 10 बजे से आधी रात तक होता है। इसलिए अगर आप इन आवर्स के बीच जाग रहे हो तो आप खुद को HGH से वंचित कर रहे हो। अच्छी आदतें डालें और अगले दिन क्या करना है उसका डिसीजन एक रात पहले ले, ताकि आपको अगली सुबह अच्छी शुरुआत मिले। च्यू योर ड्रिंक एंड ड्रिंक योर फूड। जय शेट्टी कहते हैं कि अपने पेय पदार्थों को चबाए और अपने भोजन को पिए। इसका मतलब यह है कि हमको अपने भोजन को इनफ टाइम देना है। अपने ठोस भोजन को चबा चबा कर लिक्विड बना देना है और पेय पदार्थों को गटकने के बजाय आप हर चुस्की में इतना टाइम लगाए जैसे वो भोजन का एक ठोस कोर हो। लोकेशन हैज एनर्जी। जय शेट्टी कहते हैं कि हर एक लोकेशन में एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसलिए लोग लाइब्रेरी में अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं और ऑफिस में ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। हर एक लोकेशन एक अलग अलग फीलिंग देता है। आपके व्यक्तिगत लोकेशंस एक अकेले स्पष्ट उद्देश्य के प्रति जितना ज्यादा डेडिकेटेड होता है, आपको रिजल्ट उतना ही ज्यादा अच्छा मिलता है। टाइम हैज मेमोरी। हर दिन सर्टेन टाइम पर कोई चीज करने से हमें उसे करना याद रहता है और हम उसके प्रति डेडिकेट रहते हैं। यदि आपको सुबह उठ के जिम जाने की आदत है तो कभी आप शाम को जिम जाने की कोशिश करें। ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज लगेगा। जब हम हर दिन कोई चीज करते हैं तो वह सर्टेन टाइम हमें उसे करने की याद दिलाता है। इससे हमारी आदत पड़ती है। सिंगल टास्किंग। एक रिसर्च से पाया गया है कि हम में से सिर्फ 2% लोग ही मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो होता यह है कि हम अलग अलग चीजों पर ध्यान को तेजी से बदलते रहते हैं। इस तरह ध्यान बंटने से हमारी किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए आपको मल्टीटास्किंग करने के बजाय सिर्फ एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। नंबर 7, द माइंड। हम इंसानों के दिमाग में एवरीडे लगभग 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं। हमारा मन एक टाइम में लगभग 3 सेकंड ही प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। इसके अलावा हमारा मन प्रेजेंट टाइम में ऐसे थॉट्स भरता है जिन्हें हमने या तो पास्ट में अनुभव किया है या जिनके होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। लाइफ का हर चयन हमारे बीच के 2 भेड़ियों के बीच का युद्ध है। एक भेड़िया एंगर, एनवी, ग्रीड, फियर, लाइज, इनसिक्योरिटी और ईगो है और दूसरा पीस, लव, कंपेशन, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और पॉजिटिविटी है। और इस युद्ध में वो ही जीतता है जिसको हम फीड करते हैं, जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिसके साथ हम टाइम बिताते हैं। हम अपनी एनर्जी और अटेंशन जहाँ केंद्रित करते हैं उसके जरिए हम उसको फीड करते हैं। द पेरेंट एंड द चाइल्ड। जय शेट्टी कहते हैं कि इंसान में 2 टाइप के माइंड होते हैं। एक मंकी माइंड जो बच्चे जैसा होता है और दूसरा मंक माइंड जो एडल्ट जैसा होता है। जब कोई चीज हमें चैलेंज करती है तो बच्चे जैसा माइंड तुरंत रिएक्शन देता है। आपकी इंसल्ट होती है तब आपका मुंह फूल जाता है या आप अपनी रक्षा करने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चे जैसा मन हम पर शासन करने लगता है तो पतन का कारण बनता है। प्रूडेंट और प्रैक्टिकल माइंड इमोशन और डिजायर से संचालित बच्चे जैसे माइंड को कंट्रोल में रखता है। एडल्ट माइंड हमें ठहरने और ज्यादा बड़ी तस्वीर देखने की याद दिलाता है और ऑटोमेटिक रिएक्शन को जज करने के बाद डिसीजन लेता है कि क्या यह एप्रोप्रिएट है और अगर नहीं है तो इसके ऑप्शंस क्या है। बच्चे जैसा मन इसलिए हम पर हावी हो जाता है क्योंकि हमारा मंक माइंड डेवलप नहीं हो पाया है। ड्राइव द चैरियट ऑफ द माइंड। उपनिषदों में मन को एक रथ के साथ कंपेयर किया है जिसको 5 घोड़े खींच रहे। इस एग्जाम्पल में रथ हमारा शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां है, लगाम दिमाग है और सारथी बुद्धि है। अनट्रेंड स्टेट में सारथी काम पर सोया होता है, इसलिए घोड़ों का लगाम पर कंट्रोल होता है और वे शरीर को जहाँ चाहे वहाँ ले जाते हैं। जब घोड़ों को इनकी इच्छा के हिसाब से चलने दिया जाता है तो वो किसी स्वादिष्ट झाड़ी को खाने के लिए झुक जाते हैं या किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह हमारे शरीर पर बुद्धि की जगह पे इंद्रियों का कंट्रोल होता है तो हमारा शरीर खाना, पैसा, सेक्स, पावर और बाहरी प्रभाव की तरफ अट्रैक्ट होता है और राह भटक जाता है। जबकि ट्रेन स्टेट में सारथी यानी कि बुद्धि अलर्ट, अवेयर और अटेंटिव रहता है और घोड़ों को यानी कि इंद्रियों को उनके मन चाहे मार्ग पर नहीं जाने देता ताकि रथ यानी शरीर सही मार्ग पर चले। मास्टर द सेंसेस। हमारे जीवन का ज्यादातर हिस्सा इंद्रियों से ऑपरेट होता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, इनहेल करते हैं, छूते हैं और टेस्ट लेते हैं। यदि आपको आपकी फेवरेट स्वीट की खुशबू आती है तो आपके मन में उसको खाने की इच्छा होती है। मंक माइंड
हासिल करने का मतलब है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना। मंक माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी शक्ति सेल्फ कंट्रोल है। आदर्श स्थिति में आप किसी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और एंजॉयबल चीजों के बीच बैलेंस रहे, यानी कि आप खुशी में ज्यादा रोमांचित नहीं होंगे और ना ही दर्द में ज्यादा निराश होंगे। नंबर 8, ईगो। अगर हम मानते हैं कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और हमें सीखने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हम विनम्र हैं। लेकिन अगर हम खुद को सर्वज्ञाता मानते हैं तो इस झूठे कॉन्फिडेंस की जड़ में हमारा ईगो होता है। भगवत गीता के अनुसार ईगो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, रियल ईगो। ये एक कॉन्शियसनेस है जो हमको रियलिटी के प्रति अवेयर और अवेक रखता है। और नंबर 2, फेक ईगो। ये एक आइडेंटिटी है जो हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट और वेल नोन होने के एहसास को सिक्योर रखने के लिए बनाते हैं। द ईगो इज ए मास्क। वैनिटी और ईगो एक साथ चलते हैं। हम कपड़े पहनकर तैयार होते हैं क्योंकि हम ज्यादा कंफर्टेबल और अप्रोप्रिएट फील करना चाहते हैं, लेकिन ईगो की कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। हम कैसे दिखते हैं इस बारे में दूसरों लोगों का अटेंशन, रिएक्शन और एडमायरेशन गेन करना चाहता है, और दूसरों को इम्प्रेस करने से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुशी मिलती है, लेकिन इसमें आपकी रियल आइडेंटिटी खो जाती है। लेकिन जब आप घर पे अकेले होते हो तो आप स्वेट पैंट या शर्ट भी पहनते हो क्योंकि आपको देखने वाला कोई होता नहीं है, लेकिन रियल में आप वही है जो आप तब होते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है। जब हम जीवन भर वह होने का नाटक करते हैं जो हम है ही नहीं, तो हम रियलिटी से भी वर्स दिखते हैं। द ईगो इज एन ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ। हम सब कुछ जानते हैं, ये चीज खुद को और दूसरों को दिखाने की इच्छा की वजह से हम कंक्लूजन पर कूद पड़ते हैं और अपने दोस्तों की बात को अनसुना कर देते हैं और हमारी मेंटालिटी को क्लोज कर देते हैं। इसलिए हम इम्पोर्टेंट विजन को चूक जाते हैं और गलत विजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी ग्रोथ में बाधा डालती है। इंस्टीट्यूशनल ईगो। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हो और आपको लगता है कि मैं तो ये काम पहले से इसी तरह करता हूँ, मैं इस काम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जय शेट्टी कहते हैं कि ऐसे ईगो के कारण आप आसपास हो रहे बदलाव को जानने और सीखने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और अपना लॉस कर बैठते हो। इसलिए भले ही आपको लगता हो कि आप सब कुछ जानते हो, फिर भी हर बार उसको एक नए एक्सपीरियंस की तरह जानने की कोशिश करें। ह्यूमिलिटी, द एलेक्सिर ऑफ द ईगो। रात को जब जुगनू चमकता है तो वो सोचता है कि मैं कितना चमकदार हूँ, मैं पूरे आसमान में रोशनी कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, जुगनू की चमक चाहे कितनी ही तेज हो, इसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है और इसे अपनी इनसिग्निफिकेंस का एहसास हो जाता है। ईगो के अंधकार में हम सोचते हैं कि हम स्पेशल है, पावरफुल है और सिग्निफिकेंट है, लेकिन जब हम इस ग्रेट यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में खुद को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हम सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। सच्ची ह्यूमिलिटी पाने के लिए हमें जुगनू की तरह खुद को तब देखना चाहिए जब सूरज चमक रहा हो, तब हम स्थिति को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। जय शेट्टी कहते हैं कि 2 चीजें जो हमको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, हमने जो दूसरों का बुरा किया है उस पर फोकस करने से हमारे ईगो को अपनी इम्परफेक्शंस और रिग्रेट को याद रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और नंबर 2, जब हम उस भलाई को याद करते हैं जो दूसरे ने हमारे साथ की है, तो हम दूसरों की इम्पोर्टेंस का एहसास करके हम्बल रह सकते हैं और खुद को मिले उपहार के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। और 2 चीजें जो हमको भूलनी चाहिए। नंबर 1, हमने दूसरों का जो भला किया है, अगर हम अपने अच्छे कामों से प्रभावित होते हैं तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। नंबर 2, दूसरों ने जो हमारा बुरा किया है, क्रोध और द्वेष को मन में रखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता है और हम खुद पर ही फोकस करते हैं। स्टेप आउटसाइड ऑफ फेल्यूर। हम अपॉर्चुनिटीज को इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम फेल्यूर से डरते हैं, और अक्सर इसका कारण ये होता है कि हमारे ईगो को चोट पहुंचने से हम डरते हैं। जब आप असफल होते हैं तो शिकार या पीड़ित होने के सामने घुटने न टेके, इसके बजाय उस पल को ह्यूमिलिटी एंकर माने जो आपको जमीन से जोड़े हुए है। फिर खुद से पूछे कि मेरा कॉन्फिडेंस किस चीज से दोबारा बढ़ेगा। आप ये चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई जॉब देगा या नहीं, लेकिन आप अपने असली स्वरूप में रहने और अपनी प्रिय चीजों को करने के तरीके पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सॉलिसिट फीडबैक। आप जिस फील्ड में बेहतर बनना चाहते हो उस फील्ड के विशेषज्ञ व्यक्ति से फीडबैक मांगे। फीडबैक मांगते टाइम आपको ये 2 मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, एक ही प्रॉब्लम के लिए हर पर्सन से फीडबैक ना मांगे। ऐसा करने से आपको लगभग 57 डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे और इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 2, एक ही व्यक्ति से सारे प्रॉब्लम के बारे में फीडबैक ना मांगे। ऐसा करने से सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाता है। डोंट बाय इनटू योर ओन हाइप। जय शेट्टी कहते हैं कि अपनी अचीवमेंट को अपने सिर पर हावी होने देने के बजाय उसे डिटेच होने का ट्राई करें। जब आपको कॉम्प्लीमेंट और रिवार्ड मिल रहे हो तो ना तो इसको लपके और ना ही इसको अस्वीकार करें। और जिन लोगों ने ये अचीव करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प की है उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि आप अपनी सक्सेस या फेल्यूर नहीं है। नंबर 9, ग्रेटिट्यूड। जब आप अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं तो आप ऑब्स्टेकल के नहीं अपॉर्चुनिटी के प्रति खुलेंगे। आप कंप्लेंट के बदले क्रिएटिविटी के प्रति अट्रैक्ट होंगे। ग्रेटिट्यूड बेटर मेंटल हेल्थ, सेल्फ
सेल्फ अवेयरनेस, बेटर रिलेशनशिप और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से डायरेक्टली लिंक है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन यानी रिवार्ड केमिकल को रिलीज करता है। ग्रेटिट्यूड ट्रॉमा से उबरने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेटिट्यूड उन टॉक्सिक इमोशंस को ब्लॉक कर देता है जो इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करती है, जिससे हार्ट डिसीज जैसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिसीज हो सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ब्रायन एक्टन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने 11 साल याहू में काम किया और इसके बाद ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो उन्होंने ट्वीट किया कि ट्विटर द्वारा इनकार ठीक है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया, जीवन की अगली रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो। वो अपने फेल्यूर को पोस्ट करने से नहीं झिझके और उन्होंने सभी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, जिसके को फाउंडर ब्रायन एक्टन थे। इतने पैसे वो फेसबुक या ट्विटर में जॉब करके शायद कभी नहीं कमा पाते। यदि आपका बॉस आपको फीडबैक देता है जिससे आप एग्री नहीं होते हैं, तो रिएक्ट करने से पहले सोचे कि मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ। आप इस बारे में ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपका बॉस आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपके बॉस ने आपको ये जॉब छोड़ने का एक और रीजन दे दिया है। काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड आर सिम्बायोटिक। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके प्रति दयालु, करुण और देने वाले बने, तो इन गुणों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने का बेस्ट वे यही है कि आप ये चीज खुद में डेवलप करें। जब हम थैंक्स रिसीव करते हैं तो हमें अपने ईगो पर ध्यान देना चाहिए। ह्यूमिलिटी के साथ ग्रेटिट्यूड प्राप्त करने के लिए सामने वाले का आभार व्यक्त करें, सामने वाले में किसी अच्छे गुण की तलाश करें और उस प्रशंसा को लौटा दें। ग्रेटिट्यूड थ्रू सर्विस। हम स्वयं सेवा और दूसरों की सेवा करने की सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इस तरह कम सौभाग्यशाली लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जितना बेनिफिट हेल्प लेने वाले को मिलता है उतना ही बेनिफिट हेल्प करने वाले को भी मिलता है। प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स और गाइड्स, जिन्होंने हमारी लाइफ में सच्चा फर्क डाला, उनके प्रति लव और एप्रिसिएशन दिखाने का ट्राई करें। आप उन्हें उतना ही लव और केयर फील कराएं जितना आपको तब फील हुआ था जब उन्होंने आपकी हेल्प की थी। नंबर 10 रिलेशनशिप। मंक के बारे में ये कल्पना की जाती है कि वे तपस्वी होते हैं, अकेले रहते हैं और मानवता से अलग थलग रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो सभी तरह के रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छे होते हैं। द सर्कल ऑफ लव। तुम किसी भी टाइप की एनर्जी जैसे कि लव, एंगर, हेट या काइंडनेस जब बाहर भेजते हो तो ये तुम्हें हमेशा किसी न किसी तरह से वापस मिलेगी। लव एक सर्कल है। जो भी प्रेम तुम बाहर भेजते हो ये हमेशा तुम्हारी ओर लौटता है। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में है। तुम ये मानते हो कि तुम्हें जो प्रेम मिलता है वो उसी पर्सन से मिले जिसे तुमने प्रेम दिया था, लेकिन ये हमेशा उस पर्सन के माध्यम से नहीं लौटता है। और ठीक इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें प्रेम करते हैं लेकिन बदले में तुम उन्हें उतना प्रेम नहीं लौटाते हो। द 4 टाइप ऑफ ट्रस्ट। दुनिया के हर इंसान को 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों की तलाश होती है जिन्हें हम अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ करते हैं। नंबर 1 कॉम्पिटेंस, यानी यदि हमें किसी के ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करना है तो उस पर्सन का कॉम्पिटेंस होना जरूरी है। इन लोगों में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल होती है, वे अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 2 केयर। अगर हम अपने इमोशंस किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी केयर करता है। सच्ची केयर का मतलब यह है कि वो इस बारे में सोच रहे हो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, ना कि उनके खुद के लिए। नंबर 3 कैरेक्टर। कुछ लोगों में स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास और अनकॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू होते हैं। जब हमें क्लैरिटी ना हो कि हम क्या चाहते हैं या क्या सही है, तब हम इन लोगों की ओर देखते हैं कि वो हमें क्लैरिटी देंगे। कैरेक्टर स्पेशली तब इम्पोर्टेंट होता है जब हम रिलेशनशिप्स में, बिजनेस पार्टनरशिप में या टीम में होते हैं। नंबर 4 कंसिस्टेंसी। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, हो सकता है कि वो टॉप एक्सपर्ट ना हो, उनका कैरेक्टर भी हाईएस्ट ना हो और वो गहराई से आपकी केयर भी ना करते हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे विश्वसनीय, उपस्थित और उपलब्ध होते हैं। वो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहेंगे। कोई भी पर्सन को हम डायरेक्टली नहीं पहचान सकते कि वे हमें इन 4 कैरेक्टर में से क्या दे सकता है। इसके लिए हमें उनके इंटेंशंस और एक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मंक मेंटालिटी के अनुसार इन सभी 4 गुणों की तलाश एक पर्सन में ना करें, क्योंकि हर पर्सन आपकी डिफरेंट केयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माँ आपकी बेटर हेल्थ के लिए ज्यादा चिंतित होती है और एक फ्रेंड आपके ब्रेकअप के दौरान आपको हेल्पफुल हो सकता है। आपको इस बारे में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि आप दूसरों को उन 4 गुणों में से क्या दे सकते हैं। स्टेजेस ऑफ फेथ। हमें जीवन के हर कदम पर किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर से लेके बिजनेस पार्टनर और प्रेमी पर, लेकिन इन सबके साथ हमें विश्वास के समान स्तर नहीं रख सकते। हम इस बारे में अलर्ट नहीं रहते हैं कि हम कब और कैसे किसी पर विश्वास करते हैं। हम या तो किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं या किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इन दोनों ही अतियों में हमें नुकसान होता है। हर एक पर विश्वास करने से हमें धोखा भी मिल सकता है और किसी पर भी विश्वास न करने से हम शंकालु और अकेले रह जाते हैं। हमारे विश्वास का स्तर व्यक्ति के रूप में हमारे अनुभव के आधार पर होना चाहिए और इसे विश्वास की 4 अवस्थाओं से गुजर कर बढ़ना चाहिए। तटस्थ विश्वास। जब आप
किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस पर विश्वास ना करना नॉर्मल है। आप उन्हें मजेदार या आकर्षक मान सकते हैं और उनके आसपास रहने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये सकारात्मक गुण विश्वास के हकदार नहीं होते। अनुबंधात्मक विश्वास, इसमें संबंधों का आदान प्रदान होता है। ये बस कहता है कि अगर मैं डिनर का बिल पे करता हूँ और आप मुझे पैसे देने का वादा करते हो तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करोगे। अनुबंधात्मक विश्वास उपयोगी होता है। कोई व्यक्ति आपके ऊपर अनुबंधात्मक विश्वास दिखा रहा है, इस आधार पर उससे ज्यादा अपेक्षा करना अपरिपक्वता की निशानी है और सबसे बुरी स्थिति में वो खतरनाक है। आपसी विश्वास, विश्वास की यही अवस्था सत्व से उत्पन्न होती है जो नेकी की अवस्था है, जहाँ हम गुडनेस, पॉजिटिविटी और पीस की स्थिति में कार्य करते हैं। हम सभी इस स्तर को पाना चाहते हैं। अच्छी फ्रेंडशिप आमतौर पर ऐसी ही होती है। शुद्ध विश्वास, ये विश्वास का सर्वोच्च स्तर है जब आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो जाए सामने वाला आपके साथ है और इसका विपरीत भी सच है। आप इन 4 स्तरों में से हर स्तर पर जितने लोगों पर भरोसा करते हैं, यदि आप उनकी संख्या का ग्राफ बनाए तो परिणाम किसी पिरामिड जैसा दिखेगा। तटस्थ विश्वास के स्तर पर बहुत सारे लोग होंगे, उससे कम लोग अनुबंधात्मक विश्वास के स्तर पर होंगे। आपसी विश्वास के स्तर पर आपके करीबी दायरे के लोग होंगे और सर्वोच्च स्तर पर केवल मुट्ठी भर लोग ही होंगे। नॉर्मली हम किसी के प्रति 5 टाइप के आकर्षण से जुड़ते हैं: शारीरिक आकर्षण, भौतिक आकर्षण, भौतिक आकर्षण, भावनात्मक आकर्षण और आध्यात्मिक आकर्षण। जब आप पहचान लेते हैं कि आपको क्या आकर्षित करता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप पूरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है या उसके किसी एक खास गुण के प्रति आकर्षित है। मोस्टली लोग दूसरे के चेहरा, मोहरा, सफलता और बुद्धि के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन ये गुण अकेले ही लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बना सकते। लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक गुणों से ज्यादा डीप और स्टेबल बॉन्डिंग बन सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।